Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Maharashtra's two-child policy norm, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, and it is also important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखते हैं, this article is based on law of Maharashtra government जिसका नाम है महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स 2005. ये कानून 2005 के 28 मार्च को लाया गया. तो इस कानून के हिसाब से एनी पर्सन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रेन विल बी डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर अ जॉब विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. सरल शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा इंसान जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 3, 4, कोई भी इससे ज़्यादा कोई भी नंबर के अगर बच्चे हैं किसी भी इंसान के, तो उसको महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत नौकरी नहीं मिल सकती. और इसी तरीके का प्रोविज़न लाया गया था फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, कि अगर किसी भी इंसान के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस महाराष्ट्र में वो लड़ नहीं सकता. अब सवाल ये है कि ये 2005 का कानून है, इसको हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? सो ये करेंटली न्यूज़ में था क्योंकि एक विमेन ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र प्रेजेंट डिपार्टमेंट को उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया बिकॉज ही वॉज फाउंड वायलेटिंग दिस महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स. हुआ क्या कि उनके 3 बच्चे थे और जो तीसरा बच्चा था उसका जन्म भी इस कानून लाने के बाद हुआ था, 2007 में हुआ था. बट फिर भी उन्होंने अपने तीसरे बच्चे होने का इन्फॉर्मेशन सरकार से छुपाया ताकि उनको महाराष्ट्र सरकार के साथ नौकरी मिल जाए. और वो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत नौकरी कर भी रही थी आफ्टर सप्रेसिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ हैविंग 3rd चाइल्ड. लेकिन जब उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ कि इनका 3 बच्चा है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपाया है, उसके बाद इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद पता चला कि हाँ द एलिगेशन वॉज करेक्ट. उसके बाद उनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया. अब मुद्दा ये है कि ये जो करंट डेवलपमेंट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बट फिर भी ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह का कानून 2005 में लाया था, इसी तरीके का कानून कई सारे स्टेट्स ने अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में इंप्लीमेंट किया है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम. तो असम के अंदर भी इस तरह का कानून है. तो जरा समझते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं दैट हैव सिमिलर प्रोविजंस. तो अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड इंक्लूडिंग असम हैव सिमिलर प्रोविजंस. और असम के अंदर एग्जैक्टली किस तरीके का प्रोविजन है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके पहले जरा समझते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पे इस तरह का कानून लाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे. तो देखिए, एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा के अंतर्गत, जिसमें बोला गया था कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म है ये पूरे इंडिया भर में इंप्लीमेंट कर दिया जाए. अभी तो कैसा है कि अलग अलग स्टेट्स अपने अपने टेरिटरीज में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बिल में कहा गया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म शुड बी मेड एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, जिसमें बोला गया या प्रपोज किया गया कि जिस भी इंसान के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएं, जिन भी लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडीज ना दी जाए, या कोई भी ऐसा सरकारी बेनिफिट ऐसे लोगों को ना दिया जाए. सरकारी बेनिफिट्स कई तरीके के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी भी आप देखिए, जैसे वैक्सीन मिलने वाली है, तो अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रजिस्टर्ड हेल्थ सेंटर्स होंगे वहाँ पे लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलने वाली है. तो एक तरीके की आप समझिए गवर्नमेंट बेनिफिट है. अब इस तरह की बेनिफिट्स अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको ना दिए जाएं, ये सजेशन दिया गया इस पर्टिकुलर बिल के अंदर. वो बात अलग है कि ये बिल प्राइवेट मेंबर बिल था इसलिए इसको पास नहीं कराया जा सका, एंड नाउ दिस बिल हैज़ बीन लैप्स्ड. तो मुद्दा ये है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी का जो नॉर्म है दैट इज एप्लीकेबल इन फ्यू स्टेट्स बट इट इज नॉट अ पैन इंडिया नॉर्म. पूरे इंडिया भर में इसके लिए कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं पास किया है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स ने, कई सारे स्टेट्स ने इस तरह का कानून पास किया है जिसने 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स को अपनाया है. तो असम सरकार ने भी इस तरीके का नॉर्म लाया हुआ है. तो असम सरकार की जो 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म है उसको जरा समझते हैं, उसमें क्या प्रोविजन है. उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं विल नॉट बी अलाउड और एलिजिबल टू गेट गवर्नमेंट जॉब अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम. और इसके लिए कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2021, यानी कि इस तारीख के बाद अगर किसी भी इंसान का तीसरा बच्चा पैदा होता है
तो फिर उस इंसान को असम सरकार के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी इस प्रोविजन में ये भी लिखा गया कि जिस इंसान के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको असम के अंदर म्युनिसिपैलिटी या पंचायत इलेक्शन लड़ने को अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दे वॉन्ट बी एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शंस इन असम। अब जरा 2 चाइल्ड पॉलिसी जो नॉर्म है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो देखिए 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकेगा। आपको पता है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो है द चैलेंज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या। जहां आप जाएं वहां आप देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस क्रैम्प्ड विथ पीपल। आप कोई भी जगह चले जाएं, कोई भी पब्लिक यूटिलिटी पे जाएं, सड़कों पे चले, यू विल फाइंड दैट द पब्लिक प्लेसेस क्रैम्प्ड विथ पीपल, लोग भरे पड़े हैं। और इससे कई सारी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी बेसिक रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जब लोगों की जनसंख्या अनसस्टेनेबल तरीके से बढ़ेगी तो नेचुरली इन्वायरमेंट तो डिग्रेड होगा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ये सारी समस्याएं जो ओवर पॉपुलेशन के कारण बढ़ रही हैं इनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स। लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स जिन जिन स्टेट्स में अप्लाई किया गया है वहां पे कुछ निगेटिव्स भी देखे जा रहे हैं, कुछ निगेटिव आउटकम्स भी हुए हैं। जो सबसे पहला निगेटिव आउटकम है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल फिटिसाइड। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है उन स्टेट्स में जहां पे 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स लाया जा रहा है? क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो पैट्रियार्कियल वैल्यूज को आज भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपको पता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो बॉय चाइल्ड के लिए आज भी प्रेफरेंस है। और यही कारण है कि किसी भी कपल का अगर पहला बच्चा गर्ल चाइल्ड हो गई और उनको पता है कि बस 2 ही बच्चे वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स, अदरवाइज सरकार की कई सारी बेनिफिट्स उनको मिल नहीं पाएंगी, तो उनको पता है कि बस वो 2 ही बच्चे कर सकते हैं और पहली जो चाइल्ड है वो गर्ल चाइल्ड है, जो तो दूसरा बच्चा है वो चाहते हैं कि बॉय चाइल्ड ही हो, एक तो बेटा होना ही चाहिए। ये नॉर्म तो आपको भी पता है कि हमारे स्टेट में, हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट है। तो दूसरा जो बच्चा है वो बेटा होना चाहिए, इसके लिए फिर वो इलीगल तरीके से अल्ट्रासाउंड करा के सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं बच्चे का जन्म से पहले ही। और आपको पता है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के हिसाब से अल्ट्रासाउंड करा के सेक्स डिटर्मिनेशन एक इलीगल एक्टिविटी है, बट फिर भी ऐसा हो जाता हमारे देश में और लोग गर्ल चाइल्ड का सेक्स पता करके उसको मार देते हैं, फीमेल फिटिसाइड करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग अप इन द स्टेट्स दैट हैव ब्रॉट 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स। उसके अलावा एक दूसरा तरह का प्रॉब्लम देखा जा रहा है अबैंडनमेंट ऑफ विमेन। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है म्युनिसिपैलिटी का, पंचायत का, लेकिन उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं और लोग जो है फिर तलाक दे करके ऐसा दिखा रहे हैं कि उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं ताकि वो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत का इलेक्शन लड़ सकें। और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो विमेन है उनकी पोजीशन और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो रही है। So these are some negative outcomes we have seen or witnessed as a result of 2 child policy norms that has been applied in some states. अब 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स अभी के टाइम में इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के अंदर एप्लीकेबल है। चाइना इज एन इंटरनेशनल एग्जांपल ऑफ 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स। चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म था फ्रॉम 1979 टू 2015, फिर इसको 2015 में उन्होंने बदल करके 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म कर दिया। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म से कुछ निगेटिव्स निकल के आए और उस कारण से उन्होंने उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया इन 2015। तो देखिए 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स को उन्होंने लगभग 35 सालों तक अप्लाई किया। उससे उनको एक फायदा तो हुआ कि उन्होंने पॉपुलेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम निकल के आ रही थी 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म के कारण। उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1। इस प्रॉब्लम में देखिए प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1 दैट वाज फेस्ड बाय चाइना बिकॉज ऑफ इट्स 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स। उसमें हुआ क्या कि देखिए ये 2 लोग हैं, इनकी एक गर्ल चाइल्ड हो गई, एक बेटी हो गई, ये 2 लोग, उनका एक बॉय चाइल्ड हो गया, बेटा हो गया, इन्होंने आपस में शादी कर ली, फिर इनका एक ही बच्चा हो सकता है अकॉर्डिंग टू 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ने लगी और जवान लोगों की संख्या कम होने लगी। क्योंकि देखिए ये 4 इस जनरेशन में 4 लोग, अगले जनरेशन में 2 लोग, फिर अगला जनरेशन में बस 1। तो हर एक परिवार में जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी और यंग वर्किंग लोगों की संख्या कम होने लगी। इसी को बोला गया था प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1। इन द प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1 होता क्या है कि द वर्किंग पॉपुलेशन
कम होने लगता है और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है वो बढ़ने लगता है। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन के लिए खर्चे लगते हैं, सरकार को अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं, पेंशन देना पड़ता है, और वर्किंग पॉपुलेशन अगर कम हो रहा है तो सरकार के लिए टैक्स के सोर्सेस कम हो रहे हैं, ओवरऑल जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो इस कारण से जब चाइना ने देखा कि वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है 4:2:1, तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को कन्वर्ट करके 2 चाइल्ड पॉलिसी में चेंज कर दिया सिंस 2015। The next article is taken from international segment. It is about supply chain resilience initiative, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए, इस आर्टिकल को अगर हमें समझना है तो पहले हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन नाम से आप समझ रहे हैं पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो या सी कनेक्टिविटी हो थ्रू सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन से फायदा क्या होता है कि पूरे दुनिया भर में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आराम से एक देश से दूसरे देश में भेजे जा सकते हैं। गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो सकती है। सर्विसेज का सप्लाई चेन में आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी आ जाएंगे, इंटरनेट वगैरह आ जाएंगे, जो दैट विल बी पार्ट ऑफ सर्विसेज बेस्ड ग्लोबल सप्लाई चेन। गुड्स के लिए हमें रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, सी पोर्ट चाहिए। अभी एक कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। तो अब जरा समझते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन रिजिलियंस। देखिए, आपकी सप्लाई चेन कितनी रिजिलियंट है वो इस पर डिपेंड करेगा। आपकी मतलब किसी देश की सप्लाई चेन कितनी रिजिलियंट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितने अलग अलग देशों से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए हमारा देश इंडिया, हमारे यहाँ पे जो बल्क ड्रग्स हैं वो बस चाइना से आते हैं और कोई सोर्स है नहीं, तो इसको कहा जाएगा वीक सप्लाई चेन। क्योंकि अगर चाइना ने किसी कारण से ये बल्क ड्रग्स का सप्लाई रोक दिया तो हमारे पास और कोई सोर्स है नहीं इस बल्क ड्रग्स के लिए, और हमारे यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बल्क ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयां बनाने में। तो अगर हमने बाकी कुछ और भी देश को से ये बल्क ड्रग्स को इंपोर्ट करना शुरू कर लिया, मान लीजिए और यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, तो कहा जाएगा कि हमारा सप्लाई चेन विथ रिस्पेक्ट टू बल्क ड्रग्स हैज बिकम रिजिलियंट या स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी के लिए हमारा जो सप्लाई चेन है विथ रिस्पेक्ट टू बल्क ड्रग्स दैट इज वीक। वैसे ही जो हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं दैट इज मोस्टली सोर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, तो इसी कारण से हमारी जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा वीक है। लेकिन अब धीरे धीरे हम लैटिन अमेरिका से या यूएस से या रसिया से भी हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग अपने जो क्रूड ऑयल का सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स इन अनदर वर्ड्स वी आर ट्राइंग टू मेक इट रिजिलियंट। देखिए, जब अलग अलग सोर्सेज होते हैं आपके पास तो कोई भी एक कंट्री के आप थ्रेट में नहीं आ सकते कि भाई देखो मैं सप्लाई चेन रोक दूंगा, तो इस तरह का थ्रेट में आप नहीं आ सकते अगर आपके अलग अलग सप्लाई चेन है। तो अगर मान लो क्रूड ऑयल का हमारा अभी तक डिपेंडेंसी ज्यादा वेस्ट एशिया पे है, अगर वेस्ट एशिया से किसी कारण से क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है तो हम लैटिन अमेरिका से मंगा सकते हैं, यूएस से मंगा सकते हैं, रशिया से मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल का सप्लाई चेन है दैट हैज बिकम रिजिलियंट। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन रिजिलियंस समझ आ गया होगा। इट इज एन अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू एंश्योर दैट इट हैज डाइवर्सिफाइड सप्लाई nations instead of being dependent on just one or two nations for supply or import। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक इनिशिएटिव ली गई है हाल फिलहाल में जिसका नाम है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। अब ये सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा, तब जाकर के इस करंट इनिशिएटिव को हम समझ पाएंगे। तो देखिए, आप सबको तो पता है कि चाइना और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, यानी कि दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज इनसे ट्रेड करते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज का सप्लाई चेन इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज इनसे ट्रेड करते हैं। अब अमेरिका और यूएस पिछले 2-3 सालों से एक तरह से हॉस्टिलिटी में इंगेज्ड हैं। दे आर इंगेज इन टू ट्रेड वॉर, दे हैव इंगेज इन टू करेंसी वॉर, और एक दूसरे को वो सप्लाई चेन को काटने में लगे हैं। और यही कारण है कि चूंकि दुनिया के दो सबसे बड़े इकोनॉमी हैं और एक दूसरे की सप्लाई चेन को ये रिस्ट्रिक्ट करने में लगे हैं थ्रू वन वे और द अदर, यही कारण है कि दुनिया के जो बाकी
कंट्रीज हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के कारण बहुत सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और चाइना पे हम डिपेंड करते हैं फॉर इंपोर्ट ऑफ मेनी थिंग्स, क्योंकि हमारा जो सप्लाई चेन है वो रिजिलियंट नहीं है, वीक है। वी डिपेंड ऑन चाइना मोस्टली फॉर इंपोर्ट ऑफ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक बल्क ड्रग्स। तो इस कारण से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है चाइना पे और हम फिर भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस हॉस्टिलिटी विद चाइना। तो ये सब प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं बिकॉज ऑफ वीक सप्लाई चेन। सप्लाई चेन हमारा रिजिलियंस नहीं है, अलग अलग सोर्सेज नहीं है। अगर मान लीजिए हम बल्क ड्रग्स अफ्रीका से भी मंगा सकते हैं, तो यूएस के कारण अगर हम चाइना से बल्क ड्रग्स मंगाना बंद कर देते तो कम से कम अफ्रीका से तो मंगा पाते, लेकिन अगर चाइना से भी मंगाना बंद कर दे तो हमारे पास कोई और सोर्स ही नहीं बच जाता है। तो मुद्दा ये है कि ये दोनों कंट्री आपस में हॉस्टिलिटी कर रहे हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी है और इस कारण से ग्लोबल सप्लाई चेन को इम्पैक्ट पड़ा है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। दुनिया भर के जो ट्रेड है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, उनको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और यही कारण है कि अब इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री जो हैं वो आपस में अपनी सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन कंट्री जो हैं ये मोस्टली चाइना पे डिपेंड करते हैं बहुत सारे ट्रेड के लिए, यानी कि बहुत सारे सप्लाई के लिए चाइना पे डिपेंड करते हैं। यानी कि इनका जो सप्लाई चेन है दैट इज़ वेरी वीक बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, दे हैव ब्रॉट विद एन इनिशिएटिव नोन एज सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लिया है इन तीन देशों ने मिलकर के, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने, जिसमें अब हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम चाइना से खरीदते हैं ये तीनों ही देश वो अब आपस में एक दूसरे के साथ खरीदना बेचना शुरू करें, सो दैट हमारा ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना शुड कम डाउन। सो द करंट न्यूज एज आई सेड इज दैट इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया हैव फॉर्मली launched supply chain resilience initiative to build resilient supply chain in Indo-Pacific region, and the initiative's main aim is to reduce dependency or you may say over dependency on a single nation, especially China। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। You can attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is again taken from international segment. It is about Human Rights Watch and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो देखिए, सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। दुनिया की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इजराइल पैलेस्तीन के साथ अपार्टीड प्रैक्टिस कर रहा है। तो देखिए, इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट क्या है, इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपके साथ कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में, बट फिर भी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे जो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इजराइल पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है इसको डिटेल में मैंने कवर कर रखा है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12 अप्रैल 2021। तो यानी कि इसी साल के इसी महीने के 12 तारीख को मैंने इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को डिटेल में कवर कर रखा है इन एडिटोरियल सेक्शन। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं अगर आपको इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को डिटेल में समझना है। यहाँ पे तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस इंटरनेशनल एजेंसी ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसने कहा कि इजराइल की जो अग्रेसिवनेस है, जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी अगेंस्ट पैलेस्तीन, दैट कुड बी इक्वेटेड टू अपार्टीड। तो मतलब ये एक तरह का अपार्टीड है जो इजराइल प्रैक्टिस कर रहा है अगेंस्ट पैलेस्तीन। अपार्टीड होता क्या है? अपार्टीड इज अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस। तो रेस के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों से अगर भेदभाव किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपार्टीड। जैसे कि आपने सुन रखा होगा साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्टीड बहुत हाइट पे था ड्यूरिंग ब्रिटिश कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर साउथ अफ्रीका। तभी तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और इंडियन लोगों के खिलाफ नस्ल भेद या फिर अपार्टीड प्रैक्टिस किया गया, महात्मा गांधी को फोर्सफुली ट्रेन से उतार दिया गया। ऐसे ट्रेन में जिसमें ब्रिटिशर्स चलते थे वहाँ पे इंडियंस को या लोकल ट्राइब्स के लोगों को चढ़ना मना था। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है अपार्टीड के, मतलब रंग भेद या नस्ल के बेसिस पे भेदभाव किया जाए तो उसको कहा जाता है अपार्टीड। और अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि जो पैलेस्तीन के खिलाफ इजराइल कर रहा है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपार्टीड। नस्ल के बेसिस पे ये पैलेस्तीनियन लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज कर रहा है। अब ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है ये इस स्टेटमेंट के कारण न्यूज़ में आ गया है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं इसका मेन काम है कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स इशूज़ को वो हाईलाइट करे, दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो ये देख रेख करना इसका काम है ह्यूमन राइट्स वॉच का।
और ह्यूमन राइट्स वॉच जो इंटरनेशनल एनजीओ है, इसको 1997 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स इन इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइन्स। लैंड माइन्स आपको पता है कि इसका मिसयूज किया जाता है, लोगों को बम से उड़ा दिया जाता है लैंड माइन लगा करके। हमारे देश में नक्सली इसका बहुत मिसयूज करते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ। तो लैंड माइन एक तरह का इन ह्यूमन प्रैक्टिस है, बम लगा करके, जमीन के अंदर बम लगा के लोगों को उड़ा देना। आई होप आप समझ रहे हैं ये इन ह्यूमन प्रैक्टिस है। तो इसको रोकने के लिए कि दुनिया भर की कंपनियां लैंडमाइन बनाए ही नहीं, इस चीज को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच ने बहुत मेहनत की और इसी कारण से इसको 1997 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Alpha abducts ONGC employees, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सबसे पहले अल्फा के बारे में समझते हैं। देखिए, अल्फा अब इकलौता मेजर इंसर्जेंट ग्रुप बच गया है जो असम के अंदर एक्टिव है। पहले तो कई सारे थे जैसे एनडीएफबी, बीएलटीएफ वगैरह, अब सबने पीस डील साइन कर लिया है भारत सरकार के साथ। तो अब असम का तो मेजर इंसर्जेंट ग्रुप अल्फा ही है जो अभी तक जिसने पीस डील साइन नहीं किया। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो 2 मेजर इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, बाकी सबने लगभग पीस डील साइन कर लिया है। एक तो अल्फा और दूसरा NSCN खापलान फैक्शन, दैट इज मेनली एक्टिव इन नागालैंड। अभी देखिए, अल्फा का जो चीफ है वो पॉलिस बरुआ, आप जानते होंगे। अल्फा का जो डिमांड रहा है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, लेकिन एक डिमांड इनकी रही है टू हैव अ सेपरेट कंट्री ऑफ असम। तो असम को ये लोग हिंदुस्तान से अलग करके एक अलग देश बनाने का भी डिमांड करते रहे हैं अल्फा वाले। और नेचुरली ये कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज पार्ट ऑफ आवर प्रीएम्बल। संप्रभुता पे तो हम कभी सवाल उठने नहीं दे सकते, दैट इज अ सैक्रोसैंक्ट पार्ट। हमारे देश का कोई भी हिस्सा अलग नहीं हो सकता हमसे, अलग देश बनने की तो बात ही अलग है। तो फिर इस तरह का जब अनड्यू डिमांड करेंगे अल्फा वाले तो नेचुरली उनकी डिमांड पूरी होगी नहीं, और आज तक ये इसी तरह के डिमांड करते रहे और वायलेंस में एंगेज होते रहे हैं। और अब धीरे धीरे अल्फा का जो पावर है, जो डोमिनेंस है असम के अंदर, वो कम हो रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जो अदर इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन्होंने पीस डील साइन कर लिया भारत सरकार के साथ। वो इंसर्जेंट ग्रुप जो अल्फा को सपोर्ट करते थे इनकी एक्टिविटीज में इन असम, फॉर एग्जांपल NSCN इसाक मवैया ग्रुप जो नागालैंड में एक्टिव था, लेकिन वो अल्फा ग्रुप को सपोर्ट करता था थ्रू आर्म्स, एम्यूनेशन एंड फंडिंग। अब NSCN इसाक मवैया ने भारत सरकार के साथ पीस डील साइन कर लिया है, तो अब अल्फा को वो सपोर्ट मिलता नहीं है NSCN-IM से। दूसरा जो मेजर कारण है अल्फा का जो पावर है कम होने के पीछे, वो है भारत सरकार की क्लोज कोऑर्डिनेशन विद म्यांमार। तो इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी अब मिल करके क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस एरिया में, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पे इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में काम कर रही है। पहले होता क्या था कि जो अल्फा जो इंसर्जेंट हैं ये यहाँ पे हमारे स्टेट के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ वायलेंस करके भाग करके जाकर के इंडिया म्यांमार के बॉर्डर में छुप जाते थे, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी रग्ड है, यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, कई सारी नदियाँ हैं, पोरस बॉर्डर है, तो इंडिया से आराम से म्यांमार घुस के जाके छुप जाते थे ये लोग। लेकिन अब इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी रह रह करके इस एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, उसको हॉट परसूट नाम दिया गया था 2015 में। तो इस कारण से धीरे धीरे जो उनके हाइडआउट्स हैं म्यांमार में वो खत्म हो रहे हैं। आपने उरी फिल्म में भी देखा होगा, इसी तरीके के एक सर्जिकल स्ट्राइक से मूवी शुरू हुई थी, जब म्यांमार बॉर्डर पे हमारी आर्मी ने इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण से अल्फा का पावर कम हो रहा है, डोमिनेंस कम हो रहा है, वो है लोकल सपोर्ट इसका कम हो जाना इन असम स्टेट इटसेल्फ। देखिए, अल्फा की जब शुरुआत हुई तो ये अपने आप को इस तरह से दिखाते थे जैसे कि वो असम कम्युनिटी के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और इसी कारण से कुछ एक असमीज कम्युनिटी के लोग, कुछ एक असमीज यूथ का इनके तरफ इंक्लिनेशन था अल्फा के प्रति, या इनके प्रति इमोशनल सपोर्ट था स्टार्टिंग में। लेकिन जिस तरह से अल्फा ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम किया है, दे हैव नॉट फॉरवर्डेड द इंटरेस्ट ऑफ लोकल असमीज पीपल। असम के इंटरेस्ट की तो बात इन्होंने की नहीं है, रादर दे हैव बीन एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एबडक्शन एंड एक्सटॉर्शन। तो लोगों को ये बस एबडक्ट करते रहते हैं और फिरौती मांगते रहते हैं, इसको इन्होंने अपना बिजनेस बना लिया है, और असमीज इंटरेस्ट की बात ये लोग कभी नहीं करते। इस कारण से लोकल जो सपोर्ट है वो कम हो गया है, और ये कारण इनका डोमिनेंस कम हो गया है, और डोमिनेंस कम होने के कारण धीरे धीरे अब इनकी जो इम्पैक्ट है असम के स्टेट या पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो कम हो गई है।
देखिए हाल फिलहाल में कई सारे केसेज आए हैं जिसमें अल्फा हैज बीन फाउंड इन एब्डॉक्शन एंड एक्सटॉर्शन, और मजे की बात यह है कि ये कहते हैं कि हम एसएमईज इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि बहुत बार लोकल एसएमईज को एब्डक्ट कर लिया इन्होंने, और यही कारण है कि लोकल एसएमईज का जो कॉन्फिडेंस है इनमें वो कम हो गया धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा फरवरी महीने में, इसी साल के फरवरी महीने में इन्होंने 3 लोकल एसएमईज यूथ को कैप्चर कर लिया था, एब्डक्ट कर लिया था और 20 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी थी। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 3 ओएनजीसी के एम्प्लॉयज़ को एब्डक्ट कर लिया है। 2 तो उसमें से रेस्क्यू कराए जा चुके हैं, लेकिन उसमें से एक रितुल सैकिया को अभी तक छुड़ाया नहीं जा सका है। और अब देख सकते हैं कि रितुल सैकिया भी एक एसएमईज हैं, फिर भी इनको एब्डक्ट कर लिया। तो इस कारण से धीरे धीरे जो इमोशनल सपोर्ट था असम का इनके प्रति वो कम हो गया है, तो और इस कारण से इनका डोमिनेंस थोड़ा कम हो रहा है। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 106 to 110. Topic number 106 is about PM Swanidhi scheme. It is a special micro credit facility to provide affordable loan to about rupees 10,000 to more than 50 lakh street vendors. This scheme is valid up to March 2022. SIDBI is the technical partner for implementation of this scheme. It will manage the credit guarantee to the lending institutions through Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. The loan is repayable in the monthly installments within 1 year. On timely or early repayment of the loan, an interest subsidy of 7% per annum will be credited in the bank account of the beneficiaries through direct benefit transfer. Please attempt this question based on topic number 106. Topic number 107 is about major soil pollutants. So cadmium, lead, mercury and cyanides are the major soil pollutants. Cadmium comes from mining or metallurgy of chemical industry. It leads to chronic poisoning and failure of kidney as well as kidney stones. Lead comes from lead smelters and battery, and lead poisoning can lead to severe mental retardation or death. Mercury comes from industrial waste. Mercury के अंदर भी जो मिथाइल मरकरी होता है that is more toxic and it can lead to neurological damage. It can also damage our kidney. Cyanide comes from heat treatment of metals and electroplating shops. Dismantling of electroplating shops और cyanides तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. It can lead to sudden death as well. Please attempt this question based on topic number 107. Topic number 108 is about कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है, फॉलोड बाय केरला. और जो मेन 2 तरह की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है रोबस्टा एंड अराबिका, उसमें भी रोबस्टा का प्रोडक्शन ज़्यादा है, अराबिका का कम है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 108. टॉपिक नंबर 109 इज अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी established in 1989 as an initiative of G7 countries. It is a policy making body which works to generate necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms in various areas. FATF secretariat is housed at the OECD headquarter in Paris. It comprises 37 member countries of the world including India. India joined FATF in 2010. Please attempt this question based on topic number 109. Topic number 110 is about Amazon forest. तो देखिए अमेजन फॉरेस्ट इस साल बहुत न्यूज़ में रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंट फायर्स होते रही हैं अमेजन एरिया में. पिछले 2 सालों से बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स के केसेज आए हैं, इसी कारण से अमेजन फॉरेस्ट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. Amazon covers about 8 million square kilometers, an area larger than Australia. It helps in balance of global carbon budget by absorption of carbon dioxide and releasing oxygen, and that is why Amazon is also known as lungs of the planet. अभी these are Amazon has mostly tropical rainforest area and it comprises about 40% land of Brazil. अगर अमेजन की बात की जाए, अमेजन बेसिन की बात की जाए तो इट इज शेयर्ड बाय 8 कंट्रीज, ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना एंड सूरिनाम. अब ये जो 8 कंट्रीज हैं इनका नाम इंपॉर्टेंट है. इस साल अमेजन का ये मैपिंग अच्छे से करके जाना, इन 8 कंट्रीज को ध्यान से देख करके जाना क्योंकि इस साल के लिए अमेजन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 110. This is the answer of question number 101 to 105 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. प्रोजेक्ट डैनतक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान टू बिल्ड मोटरेबल रोड्स इन भूटान. That's all from our side for today. Thanks for watching.